हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आईएएस की पीडी 365 जो कि ये अपडेटेड मटेरियल है। फर्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिटी की कुछ सेक्शन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पीकर ऑफ द हाउस तक डिस्कस कर चुके थे, फर्स्ट पार्ट आ चुका है, दिस वन इज सेकेंड पार्ट। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हमारी डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्यों है न्यूज़ में दैट डजेंट मैटर, बट फिर भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है कुछ स्टेट्स को और सेंटर्स को कि वो अपने यहाँ पे डिप्टी स्पीकर को इलेक्ट करने में फेलियर हो चुके हैं। तो 5 स्टेट को ये दिया गया है, जैसे राजस्थान, उत्तराखंड, एमपी, यूपी और झारखंड। अगर आप लोग इस राज्य से बिलोंग कर रहे हो तो फिर ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टेट पीसीएस वगैरह या इंटरव्यू में बैठ रहे हो, साथ ही यूपीएससी के लिए तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पे बेसिक स्टैटिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर, जो कि यहाँ पे डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस के लिए है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पे लोकसभा से ही ये इलेक्ट होकर आते हैं जो भी मेंबर है, और आर्टिकल 93 है। अगर हम लोग डिप्टी स्पीकर के ऑफिस के बारे में देखें, ये वैकेंट होता है, तो लोकसभा जो है दूसरे मेंबर को इलेक्ट करके ले आते हैं। जितना इंपॉर्टेंट पोस्ट आपको स्पीकर का देखने को मिलेगा लोकसभा में, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट डिप्टी स्पीकर का नहीं होता है। जैसे आप कह सकते हो कि सब्स्टिट्यूट है एक। ओके, जैसे आप देखो कि स्पीकर अगर छुट्टी पे चले गए, वैकेंट हो गया सीट, या फिर कुछ अनकंडीशनल सिचुएशन अराइज हो गई, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो एटलीस्ट वहाँ पर डिप्टी स्पीकर होते हैं जो कि उस जो मीटिंग है, सभा है, उसको वो होल्ड करके रखते हैं। तो दैट्स वाई ये डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डेट ऑफ इलेक्शन डिप्टी स्पीकर का कौन यहाँ पे फिक्स करता है, तो ये फिक्स किया जाता है स्पीकर के द्वारा। एक चीज़ और है, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न यहाँ पे है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर यहाँ पे लिख दिया गया, जबकि हम लोग स्पीकर ऑफ द हाउस देख रहे थे लास्ट लेसन में। तो यहाँ पे जो स्पीकर की जो डेट ऑफ इलेक्शन है वो फिक्स किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन डिप्टी स्पीकर की जो यहाँ पे इलेक्शन की डेट होती है वो फिक्स किया जाता है स्पीकर के द्वारा। ओके, गॉट इट। तो इसलिए प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि मिस्टेक है। कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का है, क्योंकि हर एक स्टेट में आप देखो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिप्टी स्पीकर भी होते हैं, और ये हमारा आर्टिकल 178 है। तो 93 आर्टिकल जिसके तहत हमारे सेंटर में होता है, 178 आर्टिकल जिसमें डिप्टी स्पीकर स्टेट लेजिस्लेचर में होते हैं। फाइन, इनका भी ऑफिस ऑफ टेन्योर आप देखोगे तो ये 5 ईयर का ही होता है। डिप्टी स्पीकर का रोल क्या है, जब स्पीकर एब्सेंट होते हैं तब डिप्टी स्पीकर रोल में आ जाते हैं, और नॉट सबऑर्डिनेट टू स्पीकर। ऐसा नहीं है कि स्पीकर के सबऑर्डिनेट है, बट ये आप देखो कि डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाउस के, बोथ आर इंडिपेंडेंट। ओके, और जब भी यहाँ पे आप देखो कि इनको पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर जैसा अपॉइंट किया जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके चेयरमैन हो जाते हैं। तो डिप्टी स्पीकर कौन से यहाँ पे कमेटी के चेयरमैन होते हैं, तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कमेटी के। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी है। पावर एंड फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये डिस्कस किया गया है आर्टिकल 95 में, 93 के बाद 95। पावर और फंक्शन क्या है, देखिए पहले इंस्टेंस में यहाँ पे डिप्टी स्पीकर को भी राइट नहीं है कि वोट करे। अगर मान लीजिए कि किसी में डिसीजन लेना है, तो यहाँ पे 6/6 का अगर ये ड्रॉ हो जाता है, ओके, एक ए पार्टी है जो कि 6 यहाँ पे वोट मिला है, और बी पार्टी है जिनसे भी 6 वोट मिला है, तो फिर क्या होगा, कैसे होगा, ड्रॉ तो नहीं होना है। तब यहाँ पे डिप्टी स्पीकर अपना वोट यहाँ पे देंगे, तो जिसको भी वोट देंगे वो पार्टी विन हो जाएगी, है कि नहीं, और मतलब कि वो डिस्कशंस जो है वो भी विन हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि डिप्टी स्पीकर जो है जॉइंट सिटिंग को भी यहाँ पे प्रिसाइड करते हैं, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट का, जब भी स्पीकर एब्सेंट है। तो इट मीन्स कि स्पीकर जब भी एब्सेंट होते हैं तब यहाँ पे डिप्टी स्पीकर रोल में आते हैं, और जो भी स्पीकर का काम होता है वो डिप्टी स्पीकर के द्वारा निभाया जाता है। रिमूवल की बात करें तो 93 देखा, 95 देखा, 94 आर्टिकल में क्या है, रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर की जो ऑफिस है वो वैकेट होती है 3 केसेस में। पहला है कि एक रेजोल्यूशन जो कि लोकसभा के द्वारा या लोकसभा के द्वारा स्पेशल मेजोरिटी से ये आपका पास हो जाए, तब यहाँ पे डिप्टी स्पीकर जो है उनको रिमूव कर दिया जाएगा, या फिर खुद ही उनको अगर मन करे तो वो रेजिग्नेशन लेटर दे सकते हैं। लेकिन किसको देंगे ये भी इंपॉर्टेंट है, ये देंगे रेजिग्नेशन लेटर स्पीकर को। उसके बाद आप देखो कि अगर ये लोकसभा के मेंबर को सीज करते हैं, डिप्टी स्पीकर कैन नॉट प्रिसाइड लोकसभा वाइल अ रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन।
अब एक आर्टिकल यहाँ पे 96 है, ये अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब भी अगर रिजोल्यूशन एक बार पास हो गया या फिर रिजोल्यूशन की प्रक्रिया चल रही होगी लोकसभा में, तो डिप्टी स्पीकर जो है वो प्रिसाइड नहीं कर सकते, डिप्टी स्पीकर को साइलेंट कर दिया जाएगा। स्पीकर अगर नहीं आते हैं तो उस समय कोई और मेंबर को अपॉइंट किया जाएगा, लेकिन अगर इनके ऊपर रेजोल्यूशन चल रहा है तब तक ये काम नहीं करेंगे, मतलब कि ये प्रिसाइड नहीं करेंगे लोकसभा को। साथ ही इनकी सैलरी और अलाउंसेस की बात करूँ जो कि डिस्कस किया गया है अंडर आर्टिकल 97 में, तो ये फिक्स्ड है पार्लियामेंट के द्वारा कि कितना इनको सैलरी और अलाउंसेस वगैरह देना है, जो कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में चार्ज होता है। तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अगेन दिस आर्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली क्या हुआ है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के कुछ पार्ट्स जो है वो स्पीच ऑन मोशन ऑफ थैंक्स जो कि प्रेसिडेंट जो है एड्रेस करते हैं, तो एक्सपर्ट्स के द्वारा ये कहा गया है कि ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अगेंस्ट में है। एमपी जो एंजॉय करते हैं अंडर आर्टिकल 105, तो दोनों को मिलता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ, आप देखोगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन सबको यहाँ पे मिलता है। तो आर्टिकल 105 अगेन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉट डाउन ऑल दी आर्टिकल्स जो कि अभी हम लोग इस डिस्कशन के दौरान जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ओके। तो इसको क्या है कि एक बार आप लोग को गूगल भी कर लेना है। देखिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स जब तक आप नहीं लगाएंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा अगर आप लोग समझ रहे हो कि एक PDF पढ़ के या फिर टेस्ट सीरीज़ आप लोग सॉल्व कर लोगे, उससे आपका UPSC प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो ये आज तक ना किसी के साथ हुआ है तो ना होने वाला है। आप लोग को थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाना होगा। जैसे मैं ये आर्टिकल आपके सामने डिस्कस कर दी, ठीक है, ये टॉपिक फिनिश हो गया, बट आपका पार्ट क्या है, आपका पार्ट यहाँ से शुरू होता है कि आप लोग थोड़ा सा देख लो कि आर्टिकल 105, इसको आप लोग गूगल में सर्च कर लो, बहुत सारे वेब पेजेस ओपन हो जाएंगे, उसको एक एक बार आप लोग गो थ्रू हो लो, ओके। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये हार्डली आप 5 to 10 मिनट्स दे सकते हो। इससे क्या होगा कि कुछ भी आपको कुछ भी पॉइंट मिलता है जो कि एक्स्ट्रा है, इस PDF में नहीं है या फिर आपके लक्ष्मीकांत में नहीं है, आपने टेस्ट सीरीज सॉल्व किया उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो वहाँ से क्या होता है कि आप उसको जॉट डाउन कर सकते हो, ओके। तो उसको आप लोग नोट करो, अलग से अपना एक नोट ज़रूर आप लोग बनाया करो। नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी अगर ये कहते हैं, कई बार आप लोग ये क्वेश्चन पूछते हो मुझसे कि मैम नोट्स बनाना है कि नहीं, या फिर मैं अपना नोट सेंड कर दूं, तो देखिए नोट्स जो है मैं अपना सेंड कर सकती हूँ आप लोगों को, नो डाउट, क्योंकि मैं भी अगर एग्ज़ाम क्लियर की हूँ तो नोट्स बना के ही की हूँ। अपना एक नोट्स होता है, क्योंकि हम लोग एग्ज़ाम के पहले सारी चीज़ें नहीं याद रख सकते हो, एंड इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप पूरी M लक्ष्मीकांत को याद रखो एक दिन पहले। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज़ करो, जो भी आप पढ़े हो वो आप भूल जाते हो, लेकिन उसकी रिवीजन ज़रूरी है। तो उसकी रिवीजन कैसे होती है, आपके नोट से होती है। एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले आप लोग अगर अपने नोट्स बनाए हो ना, तो उससे ही आप लोग का रिवीजन हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ तो आप लोग ज़रूर ही भूलोगे, ये तो एकदम से श्योरिटी है, ओके। तो ये बातें मुझे आपको लोगों को कहनी थी। तो यहाँ पे अगर मैं देखिए, जब भी लेसन स्टार्ट होता है मेरा, तो मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करती हूँ आप लोग से कि अगर आप लोग के पास टाइम नहीं है, जैसे कि जो वर्किंग है, तो चलते हुए या फिर आते जाते अपना जो भी टाइम आप यूटिलाइज़ करते हो उस हिसाब से आप मेरे लेसन सुन सकते हो। लेकिन कोशिश कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट को अलग से एक फ़ोल्डर बना के उसमें आप लोग पुट करते जाइए, जिससे कि आप लोग रिवाइज़ भी कर सको। और अगर आप लोग के पास टाइम है, घर बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये बेटर है कि आप लोग अपने नोटबुक को लेकर चलो। उस नोट कॉपी में आप लोग अपने जो भी पॉइंट है उसको, आप लोग को लगता है कि आपने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, न्यू है या फिर जानना है, तो उस पॉइंट को लिखते जाओ, ओके। तभी एक कंप्लीट आपका प्रिपरेशन होता है। रिसेंटली देखिए, ये तो मैं बता दी। अब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है, देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, MP है, MLA है, तो इन लोग को क्या है कि कुछ तो प्रिविलेजेस इन लोग को देना है, जो कि हम लोग के आम जनता से इन लोग को डिफरेंट बनाता है। क्योंकि ये भाई MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं, तो इसलिए ये सोच के इन लोगों को कुछ पर्क्स दिया जाता है एक्स्ट्रा। तो इसी को हम लोग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कह रहे हैं, जो कि एक लीगल इम्यूनिटी है, कानूनी तौर पे इनको छूट दिया गया है, जो कि ये इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो कि क्या है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, MPs है, MLA है, ये लोग हमारा वॉइस है कि नहीं। हमारी जो भी इश्यूज़ होती है, जो भी बातें होती है, ये लोग जाके पार्लियामेंट में ही रखते हैं। तो इसलिए इन लोगों को कोई भी जो लीगल इम्यूनिटीज़ है ये प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। तो देखिए, इनको जो है ग्रांट किया गया है प्रोटेक्शन, जो कि सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में फॉर सर्टेन एक्शन, जो भी यहाँ पे इनके द्वारा किया जाता है। पार्लियामेंट जो है ये सोल अथॉरिटी है,
टू ascertain if there has been a breach of privileges or contempt of house। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से खुला छूट है कि आप जो है पार्लियामेंट में कुछ भी बोल जाओ, कुछ भी कर जाओ, आपको कोई नहीं कुछ बोलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सर्टेन लिमिट तक ही छूट दिया गया है, ठीक है। और कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, अगर आप यहाँ पे पार्लियामेंट में हो तो कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर है जिसको कि सबको फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसको कंटेम्प्ट माना जाता है कि नहीं। तो इसलिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कंसेंट दे दिया तो काउंसिल या तो क्वेश्चन को कंसिडर करेगा, या तो डिसीजन लेगा, या तो ये कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस को रेफ़र कर देगा। तो एक 10 मेंबर यहाँ पे पैनल होते हैं राज्यसभा में और 15 मेंबर पैनल होते हैं लोकसभा में। ये चीज़ें याद रखनी है। जो कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस बनाई जाती है वो लोकसभा में 15 होते हैं, क्योंकि लोकसभा में ज़्यादा मेंबर होते हैं, तो इस तरीके से याद रखना है। और राज्यसभा में 10 होते हैं, ठीक है। टोटल यहाँ पे 25 मेंबर्स का यहाँ ग्रुप बनता है। अब देख लेते हैं कि कितने तरीके के प्रिविलेजेस है। अगर छूट दी गई है, कुछ दिया गया है, तो कितने तरीके से? 2 होता है। एक तो यहाँ पे पर्सनल लेवल पे है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस, जो कि हर एक MP MLA को दी गई है, और एक कलेक्टिव है, इट मीन्स कि इकट्ठे दी गई है दोनों को। तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल की बात करें तो बेसिकली ये एक राइट है जो कि हर एक मेंबर को दिया गया है उनके ऑफिशियल कैपेसिटी के हिसाब से। तो MPs को क्या क्या यहाँ पे हक है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में, कि MPs जो है वो बोल सकते हैं जो भी उनके दिमाग में चल रहा है हाउस में। साथ ही कोई भी MP को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, वो भी सिविल केस में, जब भी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो। और नॉट रिक्वायर्ड टू सर्व ऑन ज्यूरीज, जो ज्यूरीज पे इनको यहाँ पे सर्व नहीं करना है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी याद रखना है कि आप देखते हो कि कुछ भी बोल जाते हैं, बट एक सर्टेन लिमिट तक। ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब एकदम गाली गलौज पे उतर आना है, वो वाली चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। कलेक्टिव प्रिविलेजेस में आप देखोगे तो कलेक्टिव कन्फर्ड प्रिविलेजेस है और ये मोस्ट जेनरिक इन नेचर है, जैसे कि राइट टू पब्लिश डॉक्यूमेंट है। कोई भी यहाँ पे आप देखो कि कलेक्टिव प्रिविलेजेस मीन्स सबको, पार्लियामेंट के जितने MPs हैं उनको यहाँ पे है कि वो कोई भी डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, डिस्कशन ये पब्लिश कर सकते हैं। साथ ही टू फॉरबिड अदर्स फ्रॉम डूइंग द सेम, किसी को भी रोक सकते हैं कि आप ये काम नहीं करो। साथ ही द कोर्ट आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर, यानी कि कोर्ट को भी यहाँ पे रोका गया है कि जो हाउस की प्रोसीडिंग चल रही है उनकी इंक्वायरी नहीं करनी है। साथ ही राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ अरेस्ट, इट मीन्स कि वो इमीडिएट फॉरेन जो तुरंत यहाँ पे अरेस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है उनको भी रिसीव करने का इनका अधिकार है। एंड रिलीज़ ऑफ ए मेंबर, किसी भी मेंबर को अगर अरेस्ट कर लिए है तो अगर उसको रिलीज़ करवानी है तो भी इनके पास ये राइट है कि वो इमीडिएट रिलीज़ भी करवा सकते हैं, ठीक है। बट वो भी सर्टेन ग्राउंड में, ये नहीं कि कोई मर्डर करके आया है तो उसका भी रिलीज़ करवा दो, या फिर ऐसा नहीं है, ठीक है। आप तो देखते ही हो कि काफ़ी जो MPs है, MLAs है, वो तो आप ही जान रहे हो कि क्रिमिनल वगैरह होते हैं जो आज के डेट में पॉलिटिशियन बन के बैठे हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना है, ओके। इसके आगे अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविज़न भी है। कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविज़न की अगर हम लोग बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल आप देखो कि क्या क्या प्रोविज़न है हमारे संविधान में। तो संविधान में बाकायदा 2 आर्टिकल दिए गए हैं, एक है 105 और सेकंड वन इज़ 194। तो अगर देखें तो 105 में क्या है कि कुछ पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ जो है यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया है, MPs के लिए है, ठीक है। वहीं अगर 194 देखोगे तो ये MLAs के लिए है। तो यही बस बेसिक डिफरेंस है, आर्टिकल आपको याद रखनी है। स्टैट्यूटरी अगर प्रोविज़न देखें तो कुछ कानून भी है, जैसे कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है 1908 का, जिसमें कि यहाँ पे रखा गया है कि फ्रीडम, इट मीन्स कि जो भी MP और MLAs हैं उनको अरेस्ट करने से मुक्ति दी गई है कि अरेस्ट नहीं करना। डिटेंशन ऑफ मेंबर है सिविल प्रोसेस के तहत, जब भी यहाँ पे आप देखो कि कंटिन्यूएशंस ऑफ मीटिंग हो गया या फिर कमिटीज़ हो गई तो उस समय क्या है कि अरेस्ट वगैरह नहीं करना है, डिटेन वगैरह नहीं करना है, ओके। प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड प्रेसिडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखो कि चेयरमैन के पास ये राइट है कि वो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन, इट मीन्स कि अरेस्ट कौन हुआ, डिटेंशन कितना हुआ, कन्विक्शन है, इम्प्रिजमेंट है, रिलीज़ ऑफ ए मेंबर है, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन चेयरमैन को मिल सकता है। तो ये सारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्रोविज़न है जो कि MPs MLAs को दिया गया है। कुछ यहाँ पे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट भी है, कुछ यहाँ पे केस लॉ भी देख लेते हैं, जैसे कि PV नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ पे वाइडर प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इट मीन्स कि अगर आप देखो कि सारे सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनको इम्यूनिटी यानी कि छूट देने की प्रोटेक्शंस यहाँ पे देनी चाहिए। साथ ही MSM शर्मा भी है। यहाँ पे इस केस में कहा गया है कि जब भी एक कंडीशन हो इम्बैलेंस का, यानी कि जो भी प्रोविज़न
हमारे पार्ट 5 में है, जो कि यहाँ पे आप देखते हो कि कुछ प्रिविलेजेस वगैरह की बात की जाती है, और फंडामेंटल राइट जो कि हमारे पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट जो है हमेशा सुप्रीम रहेगा, ये चीज़ें हमेशा है। आप देखो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में कंपेयर किया जाता है, तो फंडामेंटल राइट ही यहाँ पे सुप्रीम है, क्योंकि देखिए एक बेसिक राइट है जो कि हमारे हम जैसे लोगों को दी गई है बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो इसलिए कुछ भी हो ना, हमेशा याद रखना है कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है। ओके, तो ये 2 केस लॉ भी याद रखना है जो कि हम लोग यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड स्टडी करते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिस ऑफ मेयर। रिसेंटली क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ ए म्यूनिसिपैलिटीज़ द राइट टू वोट फॉर सेलेक्टिंग पोस्ट ऑफ मेयर। इट मीन्स कि हमारे संविधान में तो ऐसा है ही नहीं कि नॉमिनेटेड मेंबर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के हैं उनको ये अधिकार है कि वो वोट करें, ठीक है। और अगर अभी हम लोग इंडियन सिस्टम मेयर का देखें, तो मेयर जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, यूजुअली ये इनडायरेक्ट इलेक्शन से ही चूज़ करके आते हैं, जो कि काउंसिलर्स वगैरह से है। साथ ही काउंसिलर एक्ट बाय कमेटी अगर देखें तो मोस्ट पावरफुल जो है वो यहाँ पे बिंग द स्टैंडिंग कमेटी है। इनका रोल है स्टैंडिंग कमेटी का, जो कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, सुपरवाइजरी और जो फाइनेंशियल एंड पर्सनल पावर है इनको एक्सरसाइज करते हैं। इसके अलावा आप देखो कि म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, सीईओ होते हैं, और हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव आर्म्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। तो ये सब ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपको रट्टे मार लेने हैं। मेयर्स के क्या फंक्शंस और पावर होते हैं, सबसे पहले आप देखो कि जो भी यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग होती है उसको मेयर्स ही प्रिसाइड करते हैं। साथ ही यहाँ पे बिंग सिविक हेड ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं सिटी ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स। ओके, साथ ही आप देखो कि सर्व एज एक्स ऑफिसियो मेंबर। एक्स ऑफिसियो मेंबर कहने का मतलब है कि एक तो मेयर का पोस्ट ये होल्ड कर ही रहे, इसके साथ कोई और अगर पोस्ट यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं तो वो एक्स ऑफिसियो के कैटेगरी में आ जाता है। इट मीन्स कि उनका उस पोस्ट को होल्ड करने के लिए उनको वहाँ पे सैलरी नहीं दी जा रही है। तो जितने भी स्टैंडिंग कमेटी होते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ का, उन सब के स्टैंडिंग कमेटीज़ के जो है ये एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं मेयर। साथ ही आप देखो कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस जो है, इट मीन्स कि म्यूनिसिपल कमिश्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो है उसको भी सर्व करते हैं। सुपरवाइज और इंस्पेक्ट करते हैं जो भी म्यूनिसिपैलिटीज़ का काम होता है, ये मेयर का ही यहाँ पे काम है। साथ ही कंप्लेंट वगैरह भी जनरल पब्लिक से सुनते हैं और उनकी जो भी ग्रीवेंसेस है, परेशानी है, उसको दूर करने का कोशिश करते हैं। तो ये सब पावर एंड फंक्शन हो गए। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कि ऑल एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है वो यहाँ पे म्यूनिसिपल कमिश्नर के हाथ में, जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं, इट मीन्स कि लॉ को जो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है और जो भी स्कीम्स वगैरह इंप्लीमेंट करनी है वो म्यूनिसिपल कमिश्नर के हाथ में होती है। साथ ही आप जानते हो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में आया, जिसमें कि इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड काउंसिलर्स को यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। नॉमिनेटेड अगर काउंसिलर्स की बात करें तो ये भी इलेक्टेड काउंसिलर्स के द्वारा ही यहाँ पे चूज़ किया जाता है फॉर देयर स्पेशल नॉलेज, या फिर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एक्सपीरियंस है तो फिर यहाँ पे उनको नॉमिनेट किया जाता है। देखिए डायरेक्ट इलेक्शन का अगर हम लोग केस देखें, इंडिया में क्या है कि मेयरल जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो कुछ एक्सपेरिमेंट के साथ भी है। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टेट है, चाहे वो एमपी हो, यूपी हो और तमिलनाडु है, इनमें मेयर्स है जिनको कि डायरेक्टली इलेक्ट करके लाया गया। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या है? डायरेक्ट इलेक्शन जैसे कि आप लोग देखते हो कि जनरल इलेक्शन होता है जिसमें हम लोग वोट करते हैं, वोट करने के बाद ही हम लोग जो है अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, ठीक है। वैसे स्टेट में आप देखो वोट करते हैं, जो भी लोग हैं 18 ईयर्स से अबव उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, वो वोट करते हैं और उनका जो है यहाँ पे चीफ मिनिस्टर चुन के आते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन आप लोग देखते हो जैसे प्रेसिडेंट का होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है, जिनको हम लोग चुन के भेजे हैं वही लोग वहाँ पे वोट करते हैं और फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट की चुनाव होती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे कहा गया कि जो मेयर्स है उनकी भी जो इलेक्शन है उसको हम लोग को डायरेक्ट करना चाहिए। तो इससे मेरिट्स ये हुआ कि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये स्पीडअप हो गया, फास्ट हो गया। साथ ही मेयर्स जो है इनके पास अपना पर्सनल डेमोक्रेटिक मैंडेट होता था कि वो चेंजेस वगैरह को डिलीवर करे। साथ ही जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसको और ज़्यादा मजबूत करे। इट मीन्स कि लोकतांत्रिक जो पॉलिटिक्स है, इट मीन्स कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जो पावर है वो हमारे देश की जनता के हाथ में है, ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ। और साथ ही साथ हमारा जो अकाउंटेबिलिटी है और क्लैरिटी है वो निकल कर आया। देखिए जनरल इलेक्शन और जो हम लोग कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, इसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होता है, अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि हाँ लोगों के ऊपर ही है कि लोग अपने मन से वो वोट देकर आए हैं और अपने जो है रिप्रेजेंटेटिव को चुने हैं। डीमेरिट्स क्या है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है, अगर इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। अगर मेयर बहुत गलत भी कर रहे हैं या मिसबिहेव भी कर रहे हैं तो उनको रिमूव करना दिक्कत हो जाता है। ओके,
और साथ ही साथ जो रोल है इलेक्टेड काउंसिलर्स का वो कम हो जाता है जो इलेक्ट होकर आते हैं। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि जो प्रेसिडेंशियलाइजेशन है मेयर लीडरशिप का वो भी पैराडॉक्शियल हो जाता है सिस्टम में, और जो भी यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है वो कलेक्टिव तरीके से होता है और डिसीजन जो लेना होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो बहुत ही स्लो हो जाता है। तो यहाँ पे डीमेरिट्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा डायरेक्ट इलेक्शन का, तो इसलिए यहाँ पे मेरिट जो है हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए हैं। लेकिन लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे चलता है। बट दिस इज़ ऑल अबाउट यहाँ पे ऑफिस ऑफ मेयर। ओके, सो गाइज आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ऑनलाइन गेमिंग, और आप लोग अपनी तरफ से जो है जितनी भी प्रिपरेशन, जितनी ज़ोर लगा सकते हो उतनी ज़ोर लगाकर आप लोग स्टडी करो, क्योंकि ये जो अब आपका लास्ट 20 डेज़ बचा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 डेज़ ही मैं कह सकती हूँ, ठीक है, 1-2 दिन तो इधर उधर चला ही जाता है, लेकिन इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। कीप रिवाइजिंग। इसके अलावा भी कुछ भी और डाउट क्वेरी सजेशंस है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मिलती हूँ कल इसी टाइम पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।